तो शाहिद अख्तर साहब आपकी जानिब आती हूँ। शाहिद साहब, अगर मैं गलत ना हूँ तो बताइएगा, जंग में भी औरतों और बच्चों पर हमले ना करने का बाकायदा तौर पर कानून है या नहीं? क्या ये निहत्ती मासूम बच्चियां अमेरिका और उसके डाई हार्ड स्टाइल के लिए खतरा थी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं इसी से ही मैं भी आगाज करना चाहता था। देखिए, एक बहुत ही बड़ी मोनुमेंटल ट्रेजेडी जन्म दे रही है। अमेरिका और इसराइल अब तक तकरीबन 3,000 से ज्यादा अटैक कर चुके हैं। जी। और एक एक अटैक, चूंकि मैं खुद एयरफोर्स से मेरा ताल्लुक है, मुझे इन बॉम्ब्स की जो डिस्ट्रक्शन है उसको बखूबी अंदाजा है। और ये जो फिगर आपके सामने आ रही है 900 की, ये बहुत ही ज्यादा एक कंजर्वेटिव फिगर है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बात हजारों में जा चुकी हुई, इसलिए कि जब 123 से ज्यादा शहरों में इस तरह की अटैक हों। और एक छोटी सी मिसाल है कि जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी है तेहरान में, उसके सामने 600 मीटर पे दो बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल मलियामेट हो गई हैं। तो आपके ख्याल में जब दो बड़ी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पे बॉम्ब मारे जाएंगे और इस तरह के 3,000 डिफरेंट अटैक्स होंगे, तो अमवात कितनी ज्यादा होंगी। नंबर एक, और ये क्यों हो रही हैं ज्यादा डेथ्स? इसलिए कि मैं अब आपको बताता हूं कि टारगेटिंग में कितनी बड़ी एक बेसिक फ्लॉ या चेंज ले आए हैं अमेरिकन। पहले आपको इसको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो इस वक्त एक सूरत हाल है, एक एक टारगेट जो है, वो जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की, आर्मी की और एयरफोर्स की, वो हाईएस्ट लेवल पे उस टारगेट को देखती है, सिर्फ इसलिए कि कोई इसमें कोई ख्वातीन, कोई बच्चे कोई या कोई सिविलियन। सिविलियंस ना मारे जाएं। हम्म। और इसी वजह से आप देखें, कितने हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 464 तालिबान अभी तक हमने हलाक किए हैं और 660 के करीब जख्मी हैं। कैसे ये फिगर दी सकती है? इसलिए कि वो प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है और इंश्योर किया जा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने एक नया एआई सॉफ्टवेयर क्लॉडिया, उसको ये जिम्मेदारी दे दी है कि टारगेटिंग कर लो। अब बिकॉज टारगेट्स इतने ज्यादा इन्होंने करने थे कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, कि वो उसमें कोई गलती ना हो सके, तो उन्होंने बड़ा कूलली ये काम एआई को दे दिया। उसकी वजह से टारगेटिंग बड़ी अजीब गरीब हो गई है। जैसे एक बड़ा एक आइकॉनिक पैलेस है, गुलिस्तान पैलेस, उसको तबाह कर दिया। एविन जेल है तेहरान की, उसको तबाह कर दिया ताकि सारे क्रिमिनल्स निकल जाएं। फिर आपने देखा कि जैसे ये 165 बच्चियां स्कूल में, फिर एक जिम्नेजियम में 25 बच्चियां। सो ये तादाद जो है ये बेइंतहा ज्यादा हो चुकी है इस वक्त तक, इसलिए कि उनके अंदर कोई इस वक्त इंसानियत ही नहीं रही है टारगेट सिलेक्शन के हिसाब से। सो आपका जो सवाल था कि क्या कोई रूल्स, ऑब्वियसली जेनेवा कन्वेंशन के तहत एक बड़ी स्ट्रिक्ट एक रूल्स हैं कि किस तरह की टारगेटिंग करनी चाहिए। लेकिन आप अमेरिका और इसराइल से, इसराइल ने तो देखिए 60-70 हजार जो पैलेस्टीनियंस को किया था उनको शहीद, तो उसमें बच्चों और ख्वातीन की तादाद तो ज्यादा है। उन्होंने हॉस्पिटल्स पे अटैक की है। ये तेहरान पे हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं, बाकी सारे शहरों में। अब आप बताएं, हॉस्पिटल में जहां पे मरीज किस बिल्कुल। बुरी हालत में लेटे हों, तो शायद साहब, उसमें जो इन अटैक वॉर हुआ होगा। क्राइम्स के लिए इनको इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जा सकता है? एक तो ये बात, दूसरी तरफ जाहिर है अब ये जंग प्रोलॉन्ग हो चुकी है। कहाँ जाता देख रहे हैं आप इस जंग को? सिवाय चंद रहनुमाओं के ईरान की तकरीबन तमाम क़यादत खत्म हो चुकी है इस वक्त। अब शहरी मुसलसल मारे जा रहे हैं, यानी कि सिविलियन, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं। अब क्या नजर आ रहा है आपको कि मिस्टर ट्रंप का बज़ाहिर कोई रोड मैप दिखाई देता है आपको? जाहिर है जी, मिस्टर ट्रंप के रोल पे तो मैं अभी आऊंगा, और कांग्रेस इनके साथ अब जो कर रही है उनके इत्तेहादी। बट आई विल टेल यू कि जब आपने कहा था कि क्यादत मारी जा चुकी है, दो तरह की जंगें होती हैं। एक होती है वॉर ऑफ सर्वाइवल और एक होती है वॉर ऑफ चॉइस। जो वॉर ऑफ सर्वाइवल होती है, जो ईरान कर रहा है, इसमें जो सेवेटी होता है वो लीडरशिप नहीं होती है, वो सिटीजन्स का नेशनलिज्म होता है। एक बड़े मशहूर थे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के कर्नल जॉन वार्डन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, 5 रिंग थ्योरी कहते हैं, जो गल्फ वॉर में अप्लाई हुई थी। उस थ्योरी के मुताबिक सेंटर में लीडरशिप होती है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर होते हुए जो मिलिट्री डिप्लॉयड होती है फील्ड में वो है। तो वो कह रहा है कि इस रिंग्स को इस हिसाब से हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए और सबसे पहले लीडरशिप को करना चाहिए। इन्होंने यही फिलॉसफी यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की है, नॉट रियलाइजिंग कि ये वॉर ऑफ चॉइस नहीं थी ईरान में, जिसमें लीडरशिप एलिमिनेट हो जाती तो खत्म हो जाता। वॉर ऑफ चॉइस है नेतन्याहू की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, यानी कि अगर उनकी लीडरशिप को मार दिया जाए तो ये जंग खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो वॉर ऑफ चॉइस है। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड अपनी कर दी थी कमांड स्ट्रक्चर ईरानियंस ने, बिकॉज इनको मालूम था कि सबसे पहले लीडरशिप हिट होगी। अब वो जो डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप हो गई है और वो 4th-5th लेयर तक चली गई है, उसमें यह है कि सारी डिसीजन मेकिंग और जॉइंट एफर्ट मुख्तलिफ लेयर्स और मुख्तलिफ, ये उन्होंने इसलिए किया था, उनको मालूम था कि डिसीजन जो हैं वो उसके बावजूद जिस तरह के डिसाइड हो चुके हैं वो लिए जाते रहे। ईरान को चूंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना है, इसलिए उन्होंने तो ये इस वक्त उनका डिसीजन ये है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फिर गलत बयान दिया है कि वो ईरानियन मुज़ाकरात चाह रहे हैं और वो नहीं करेंगे। ईरानियन ने बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। अली लारिजानी की अगर आप कल की स्टेटमेंट देख लें, वो बहुत ही सख्त स्टेटमेंट थी, हालांकि ये एक जमाने में बिल्कुल। मॉडरेट समझे जाते थे, जिन्होंने सारी न्यूक्लियर डील पे भी इन्हीं की निगोसिएशंस है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकन और इजराइल को अब नहीं छोड़ेंगे और इस जंग को अपने हातमी इंजाम ये तक लेकर बड़ा जाएंगे। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, बड़े- बिल्कुल शायद साहब अली लारिजानी की जान से जो दिया गया था। और जब आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था तो डेफिनेटली ट्रंप इंतजामिया की अगर हम बात करें शायद साहब, जहां उनके अपने लोग भी अब तो सवाल उठा रहे हैं कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। सदर ट्रंप जो कि कल तक एक बड़ी नकलें शक्लें उतारते थे और कभी डांस, लेकिन अभी जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है, बड़े संजीदा और बजाय परेशान भी है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। शाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ट्रंप के जो तासुरात हैं इस वक्त और जो सिचुएशन बन गई है, तो इस वक्त आप उनकी कंडीशन क्या देख रहे हैं? क्या वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से ईरान की जानिब से एक जवाब दिया जाएगा जो इतना प्रोलॉन्ग भी होगा, फिर जंग इस तरीके से खत्ते में फैल भी जाएगी, और फिर साथ में अरब और जो खलीजी मुल्क हैं उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज तो चेंज होने के बहुत अपरेंट रीजंस हैं। 78% अमेरिकन जो हैं वो इस बिल्कुल वॉर के हामी नहीं है। इसी तरह कांग्रेस की शदीद तनकीद है और अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पावर को कर्टेल करने की बातें हो रही हैं। सो ये, और आप जानते हैं कि जो इनके सीआई था या पेंटागन था, ये यानी कि इन्होंने जो वॉर गेमिंग की थी या इनके जो एनालिसिस थे वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि अमेरिका को इस वॉर में जाना चाहिए, लेकिन शायद वो कुव्वतें जो नितिन याहू को भी वॉर की तरफ आमादा करती हैं, उन्हीं कुव्वतों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मजबूर किया। और वो कुव्वतें क्या हैं, दिस इज एनीबॉडीज गेस। फिर आप देखें कि स्पेन के जो हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई बेसिस यूज नहीं होगा और हम इस वॉर का हिस्सा नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने शुरू में थोड़ा सा इनका साथ दिया था, अब उन्होंने भी इनको इजराइल को एडवाइस किया है। इसी तरह इंग्लैंड जो रिपोर्ट थी कि पिछले 6 महीने से ये साइप्रस में जो ब्रिटिश बेस है उस पे इनके कार्गो एयरक्राफ्ट रोज आते थे और असला डाउनलोड करते थे जो फर्दर इजराइल शिफ्ट होता था। तो इसलिए इस बेस पे भी रिपोर्टेडली एक ड्रोन आ चुका हुआ है और अमेरिकन को इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि ये बेस अब यूज नहीं होगा। और इस पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूके से नाराज है। एक पॉइंट में यहाँ पर शायद साहब ऐड कर दूं, अब क्योंकि यूरोपियन ममालिक की भी बात हो रही है, स्पेन में भी हम देख रहे हैं कि स्पेन के हवाले से ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी बड़ी कोई खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट लग रही है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर वो हमें अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो हम जानते हैं कि हम उन बेसिस को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इस वक्त जो इनकी बहरिया है उसको जो इस वक्त लॉजिस्टिक स्टेशन बना हुआ है वो इंडिया ने प्रोवाइड किया है। सो इसका मतलब है कि इंडिया भी अब इनकी साइड पे इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया है। सो कौन से कंट्रीज हैं जिनको हम देख सकते हैं कि अपेरेंटली लाइक फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका एंड नाउ इंडिया। सो दे आर ये वो हैं कि जो अल्टीमेटली सारे इसमें एक कैंप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे अल्टीमेटली। तो अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया ने बहुत कुछ खोया है। पहले गदर की वॉर्स में, उसके बाद जो उसने पाकिस्तान के साथ एक झगड़ा मोल लिया और उसके बाद उसका जो रोल इसमें रहा, स्पेशली मोदी साहब एक दिन पहले वहां रहे, यानी कि इंडिया अब वेस्ट एशिया में इररेलेवेंट हो चुका हुआ है। और फिर स्पेशली जब खबर आई थी कि ईरान में भी उसके स्पाइस पकड़े गए, फिर आप जानते हैं कि कुवैत में भी पकड़े गए थे, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा किया, मतलब इसको डैमेज किया है। और पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त डिप्लोमेटिकली जितना पाकिस्तान
दोनों फरीकैन से बातचीत कर रहा है, उस वक्त इतना शायद कोई मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और हम बिल्कुल शायद साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन आपने डेफिनेटली पाकिस्तान का जो रोल रहा है उस हवाले से तो बात की है, लेकिन हमें अभी तक रूस और चीन न्यूट्रल नजर आते हैं, ईरान की मदद को कोई नहीं आ रहा। शायद साहब क्या सिर्फ मुज़म्मतों से काम चलाया जाएगा जबकि सुपर पावर ताकत के बलबूते पर ईरान की धज्जियां उड़ा रहा है? देखें, ये एक बड़ा हार्श फैक्ट है कि ईरान को अनफॉर्चुनेटली ये जंग जो है ये सोलो करनी पड़ रही है। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, एक पूरा हिस्टोरिकल लेगेसी है, हिस्टोरिकल बैगेज है कि किस तरह कॉलोनियल माइंडसेट के बाद जब ये सारे ममालिक जो थे ये आज़ाद हुए तो किस तरह इनके ऊपर प्रेशर्स थे, किस तरह इनके ऊपर इनकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस थी। तो हमें उन लिमिटेशंस और उन प्रेशर्स को नज़र में रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद डेवलप हो रहे हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इससे बाहर होंगे। लेकिन द फैक्ट है कि ईरान इस जंग को इस वक्त सोलो ही कर रहा है। और दूसरी आपने चाइना और रशिया की बात की, चाइना का जो मेन इंटरेस्ट है वो है ताइवान पे उनकी एक स्ट्रेट पॉलिसी है कि ताइवान के मामले में वो किसी वक्त भी जंग में जा सकते हैं और वो ऑल आउट वॉर भी कर सकते हैं। बाकी उन्होंने दुनिया के किसी खत्ते के बारे में इस किस्म की बात नहीं की। रशिया अगर तो यूएसएसआर होता, अब उस वक्त का स्ट्रेचर होता तो शायद वो एक मेजर रोल अदा करता, लेकिन इस वक्त वो यूक्रेन वॉर के बाद और उस वक्त तो उसका भी और उसकी भी इंक्लिनेशन ज्यादा यूरोप या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ होती है या वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को ज्यादा देख। लेकिन शायद साहब बिहाइंड द सीन्स आपको लगता है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है या मुआवनत कर रहा है ईरान की? देखिए, मैं इसके बारे में हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इन्होंने पिछले 1-2 महीने में चाइना और रशिया ने बहुत कोशिश की होगी अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये समझाने के लिए कि वो इसको ना आए, बिकॉज इनके इंटरेस्ट बहुत इंटरट्वाइंड है इस रीजन में। चाइना की 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट DRI में हो चुकी हुई है, CPEC में उसके 40-50 बिलियन डॉलर हैं। फिर डेफिनेटली अब चाइना की एक जो रिप्रोचमेंट एफर्ट्स रही है शायद साहब बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान, वी कुड विटनेस मे बी अ ईयर बैक और 1.5 साल पहले, तो वो तो हम नहीं इग्नोर कर सकते। डेफिनेटली यही एक इंटरेस्ट थे जिसके बेसिस पे एक चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पहले निभाया था। लेकिन कमिंग बैक टू अगेन फॉर पाकिस्तान, शायद साहब चूंकि हमारी सरहद मिलती है ईरान से, पाकिस्तान पर इस जंग के असरात क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जंग जो है ये इसको बहुत जल्दी रुक जाना चाहिए, इसलिए कि फाइनेंशियल मेल्टडाउन स्टार्ट हो गया है जो कि वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आप ऑयल तो 85 पे चला गया है जिसका बिल कोई 2.5-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान पे पड़ जाएगा। गैस उसकी निस्बत 65 to 70% उसमें इजाफा हो चुका हुआ है। तो ये, और फिर आप जानती हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट बिल्कुल रुका हुआ है, ऑयल प्रोडक्शन बंद है। ये सारे प्रेशर्स इस वक्त वर्ल्ड जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बहुत एक एफर्ट स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरह इसको कंक्लूड किया जाए, बट लेट्स से अज्यूमिंग कि ये एफर्ट्स कामयाब नहीं होती और ईरान अभी इसको प्रोलॉन्ग करेगा बिकॉज उसने इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बीटिंग ली है और उसके अंदर इतना गम गुस्सा है अपनी लीडरशिप के जाने का कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपने हमें यू हैव पुश्ड अस अगेंस्ट द वॉल, तो अब हमारे पास कोई नहीं है, हम वापस दिखाएंगे। उस सूरत में क्या होगा? देखिए, उस सूरत में जो मुझे नजर आ रहा है बदकिस्मती से वो ये है कि ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, मास लेवल होती जाएंगी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको लगता है कि ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन अभी बढ़ती जा सकती है, लीडरशिप के जाने का गम और गुस्सा भी है? शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।